नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है मुंशी प्रेमचंद। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट हैं ये और 1880 इनका जन्म है। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वो अपना नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। ऐसा बहुत से और रचनाकार भी करते थे। तो अब इसे कुछ डिटेल में करते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 बनारस के समीप लम्ही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। साधारण कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम धनपत राय था और मैंने आपको अभी बताया ही है कि अपना नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। हाँ, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, ये कई बार पूछ लिया जाता है। नहीं पूछा जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ये जो संज्ञा है वो कहाँ से शुरू हुई? बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने सुना भी होगा नाम। 13 वर्ष की आयु में पहले यह देख लेते हैं कि 5 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था और अभाव में इनका जीवन बीता है। पिता ने दूसरा विवाह किया। विमाता यानी कि सौतेली माता का व्यवहार इनके प्रति बहुत अच्छा नहीं था और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। 14 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो गई और इनके ऊपर सारे परिवार का काम आ गया, सारे परिवार का बोझ कह सकते हैं। 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि परिवार को संभालना था। नौकरी के करते हुए ही इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंच गए। धीरे धीरे आगे पढ़ाई करके वे स्वभाव से एक तरह से स्वाभिमानी थे, बहुत किसी से लेना नहीं चाहते थे कुछ भी। फिर सन 1928 ईस्वी में प्रेमचंद जी नौकरी से त्यागपत्र देकर एक तरह से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी के चलाए हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें भाग लेना था, बढ़ चढ़कर भाग लेना था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन तक उसके बाद से साहित्य साधना की। इस साहित्य साधना में उन्हें बहुत प्रताड़ना भी मिली। उनके सोज़े वतन जो एक बुक थी, उन्हें अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया और 1936 में इनका देहांत हो गया। अगर इनकी रचनाओं की ओर देखें तो थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आप जितनी याद करना चाहें, जितनी कर सकें उतना ही अच्छा है, जितनी ना कर सकें कोई बात नहीं। मूल रूप से जो उनके उर्दू के उपन्यास हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। असरारे मुआविद, जो कि 1903 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुआ था और फिर बाद में इन्होंने इसे हिंदी में रूपांतरित किया, यानी कि ट्रांसलेट कर दिया था एक तरह से, देवस्थान रहस्य नाम से 1905 ईस्वी में। हम खुरमा हम स्वाब 1906 में। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इस नाम से इसका हिंदी रूपांतर हुआ 1907 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1906 में उर्दू में लिखी हम खुरमा और हम स्वाब नाम से, और 1907 में इसका हिंदी रूपांतर कर दिया किस नाम से? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। उसके बाद आता है किश्ना 1907 में, और इसी का हिंदी रूपांतर गबन नाम से 1931। जी हाँ, ये वही है जिसमें मुख्यतः नारी के आभूषण प्रियता के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है जलवे इसार 1912, वरदान 1921 में इसका हिंदी रूपांतर, बाज़ारे हुस्न 1917, सेवा सदन नाम से 1918 में इसका रूपांतर, गोशाए आफियत प्रेमाश्रय नाम से 22 में, चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से 1925 में। अब आप ये देखिए कि असरार मुआविद जो है एक तरह से प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है, लेकिन है किस में? उर्दू में। सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी का हिंदी में मूल रूप से लिखा हुआ पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प 1926 का, यानी कि 1925 तक तो वो पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर करते थे, जो अभी आपको ऊपर बताया भी है। लेकिन मूल रूप से मतलब हिंदी में ही जो उन्होंने लिखा वो था कायाकल्प 1926।
सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने रूठी रावनी नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। अब इनके अगर हम क्रम आधार पर देखें तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, वरदान जिसमें प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है, प्रेम आश्रम 1922, इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है, रंगभूमि 1925, औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण इसमें किया गया है। भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता तब से अब तक काफ़ी मिलती जुलती ही है। कायाकल्प 1926, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, भोगविलास और सच्चे प्रेम का चित्रण है कायाकल्प में। उसके बाद बात करते हैं निर्मला 1927, गबन 31, कर्मभूमि 33, गोदान सर्वश्रेष्ठ रचना, किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या, गोदान गाय का दान, इसमें मुख्य होरी की यही इच्छा थी और 1936 का है ये। उसके बाद जो इन्होंने लिखा मंगलसूत्र 1948, वो अधूरा ही रह गया। प्रेमचंद जी ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। इसके साथ साथ ये कहें कि उनके जो उपन्यास हैं वो आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी हैं, यानी कि आदर्श से शुरू होते हैं, जैसे कि उनकी कहानी पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक चली। 1936 कफन प्रकाशित है। हिंदी कहानी के प्रकार और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से वास्तविक विकास विवेच्य काल में ही हुआ। इसमें प्रेमचंद जी जो हैं एक तरह से उपन्यास साहित्य के एक छत्र सम्राट थे, उसी तरह से कहानी में भी उनका स्थान अलग ही था। इस में किस्सा गोई, आदर्शवाद, सउद्देश्यता की मात्रा अधिक है। इनकी कहानियों पे अगर बात मुख्य रूप से करें कहानियों के नाम लेकर, तो ये कह सकते हैं कि इन कहानियों में हम एक अत्यंत प्रबुद्ध कलाकार को कहानी के सही ढांचे या शिल्प की तलाश में संघर्षरत पाते हैं। बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली बूढ़ी काकी 1921 की हैं, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, सवा सिर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगयोजा, पूस की रात बहुत प्रसिद्ध रही है, तावान, होली का उपहार, सभी प्रसिद्ध रही हैं वैसे तो, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह तो बहुत 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 लोगों ने सुनी, पढ़ी, देखी है, नशा, बड़े भाई साहब, और अंत में मैं नाम लूँगी कफन का 1936। तो प्रेमचंद की कहानियों अपने आसपास की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, जबकि उनसे पहले की जो कहानियाँ थी वो सब आम लोगों के मतलब की ही नहीं होती थी। वो ग्रामीण जीवन से इतनी संबद्ध है, उनकी अधिकतर कहानियों में विषय गांव की ज़िंदगी से ही लिए गए हैं, लेकिन उनकी बहुत सी कहानियाँ कस्बाई ज़िंदगी, सत्याग्रह आंदोलन, स्कूल कॉलेज के वातावरण, ज़मींदार साहूकार क्लर्क, उच्च पदाधिकारियों की समस्या और परिवेश की उपज ही है। उनकी कहानियों में पूस की रात, तावान, कफन तो हिंदी की बेजोड़ कहानियां हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक हिंदी कहानी को इन्हीं की कहानियों से अगर जोड़ने की चेष्टा की जाए। इनकी कहानियों में आदर्शवादी दृष्टिकोण भी है और धीरे धीरे आते आते वो यथार्थवाद की ओर मुड़ जाते हैं। जितना बोला जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना लिखा जाए प्रेमचंद के लिए उतना कम है। सादा जीवन, उच्च विचार उन पर पूरी तरह से लागू होता है। कहानी कला की बहुत सी उनकी विशेषताएं हैं। इसमें मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और शोषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित, अपमानित और शोषित नारी जाति की महिमा के वे जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज की का सजीव चित्र देखा जा सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। प्रेमचंद के परिचय को और
अगर आप ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं, गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।